हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हालचाल है गाइस। कैन यू हियर मी? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जल्दी से बताओ। कैन यू हियर मी गाइस? हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, क्या हालचाल एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए। यस यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। So, hello Vachavadi, my name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. क्या हालचाल everyone, कैसे हो आप लोग? How are you all doing? क्या हालचाल everybody? हेलो जी, हेलो। चलिए, सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। हेलो, कैसा गया अनन्या आपका एग्जाम? हाय कल्की, हेलो एवरीबॉडी, हाय एवरीवन, हेलो हेलो सतीश, हेलो राम, हेलो जी, हेलो। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है गाइज। इस सेशन के अंदर हम लोग टॉप 25 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का बुकलेट रिलीज कर चुकी है और उसी में से जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हेलो जी, हेलो, हाय अनन्या सर, आपकी वजह से बहुत अच्छा हुआ। अरे ग्रेट ग्रेट अनन्या, बेस्ट विशेस टू यू, बहुत अच्छी बात है। देखो गाइज, आप सब लोग जानते हो कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें 50% क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये अपने आप में यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों का फोकस होना चाहिए किन पर? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर। कल की का एग्जाम है कल, डोंट वरी कल की, फिर तो आज की क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से, है ना। हेलो हेलो मिस्टर ढिल्लो, कल मेरा एग्जाम है। ओके, गुड गुड गुड। हाय सुरैया, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर रेडी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रेडी हो। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, आर यू गाइज रेडी? हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं गाइज। आर यू रेडी? हेलो सुरैया, हाय एवरीवन। कल साइंस का एग्जाम है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू टू, लव यू टू। हेलो आर्यन, हाय एवरीवन। यस सर, यस। तो देवियों और सज्जनों, ये रहा पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हेलो मनीषा मैम, मनीषा मैम अपना मस्त संडे एंजॉय कर रही हैं। सो here's the very first question in front of you all. Assertion and reason. Assertion क्या है? Assertion कहता है कि the Pune Pact made the depressed classes a formidable political force for the first time in the history. Reason. Dr. B.R. Ambedkar and Gandhi agreed to make a separate electorate for depressed classes in the Pune Pact. तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। देखिए, जब बात आती है यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग एक मेजर क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे आप यहां पर क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, both of them true but R does not explains A। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं A, कुछ कह रहे हैं C। वेरी गुड। तो देखो गाइस, जब बात आती है पूना पैक्ट की, तो कब हुआ था पूना पैक्ट? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। इन विच ईयर, कौन से साल में पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था? देखते हैं किनको याद है भैया। कुछ बच्चे A B लगा हुआ है अपना मस्त। पूना पैक्ट कब हुआ था? इन विच ईयर पूना पैक्ट वाज साइंड? जल्दी से बताओ। 1932। वेरी गुड। तो जब बात आती है सितंबर 1932 की,
तो सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट जो है साइन हुआ था, किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के बीच में। और असर्शन यहां पर क्या कह रही है? असर्शन यहां पर कह रही है दैट द पूना पैक्ट मेड द डिप्रेस्ड क्लासेस अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। रीजन है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एंड गांधी एग्रीड टू मेक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द पूना पैक्ट। क्या ऐसा हुआ था? क्या रीजन सही है? ध्यान से पढ़ो। क्या पूना पैक्ट के अंदर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रेडी हो गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए? जल्दी बताओ। नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो देखिए, जब बात आती है पूना पैक्ट की, तो यहां पर अगर हम देखें तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की डिमांड थी कि भैया जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ताकि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनका बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करा जाए। बट गांधी जी यहां पर अड़ गए। गांधी जी का कहना था कि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को भी, दलित कम्युनिटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को भी अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो भैया जो होल आइडिया है इंडिया का, एक यूनाइटेड इंडिया का जो आइडिया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, मिस हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जब हम देखते हैं तो गांधी जी फास्ट अंटिल डेथ पर बैठ गए थे, और यहां पर रीजन इज रॉन्ग, रीजन जो है भैया गलत है एकदम। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एवरीवन। बिल्कुल दीपेश, वेरी गुड वेरी गुड। यस आर्यन, बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। तो भैया एक चित्र आपके सामने है। देखो, जब बात आती है यहां पर असर्शन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पर रहते हैं। तो एक चित्र आपके सामने है, और चित्र क्या कह रहा है? चित्र कह रहा है इंडियाज पीस एश्योरेंस कॉम्प्रोमाइज, Viceroy and Gandhi reach agreement on major points in dispute, civil disobedience to cease at once। तो सिविल डिसोबीडियंस को रोकने की, थामने की बात इस आर्टिकल के अंदर, इस न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई है। और यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो, व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड Viceroy? The British government will lift bans on meetings, demonstrations and boycotts. The British government will reserve seats for the depressed classes in the council. Gandhi will participate in round table conference. Gandhi will accept dominion status for India। तो बताइए क्या होगा यहां पर आंसर? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो देखो क्या है कि जब बात आती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के पीछे का मेन पॉलिटिकल मकसद था इंडिया के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर के आना। जब बात आती है साइमन कमीशन की, तो अंग्रेजों ने जब साइमन कमीशन को अपॉइंट किया, तो साइमन कमीशन ने एक बहुत ही वेग ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का, और उस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय इंक्लूडेड नहीं था। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1929 लाहौर सेशन के अंदर, कौन से सेशन में? लाहौर सेशन के अंदर 1929 कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी। और आगे चल करके नेक्स्ट ईयर हम क्या देखते हैं कि भैया शुरू हो गया क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1930 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ विद द सॉल्ट मार्च। और आगे चल करके हम देखते हैं कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो वॉइसरॉय इरविन के ऊपर एक प्रेशर बढ़ने लगा कि भाई साहब ये क्या कर दिए हो। और फाइनली 90,000 के आसपास लोग जब जेल के अंदर जाकर के बंद हो गए, तो वाइसरॉय के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा, और गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। और हम देखते हैं कि फिर यहां पर जो है गांधी जी ने कह दिया कि भैया ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट करूंगा। सो गांधी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट जब वो गए लंदन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, तो वहां पे वही सब चल रहा था जो अंग्रेजों का होता है, डिवाइड एंड रूल। सर पोल किया कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है पोल कर लिया करेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है।
अगली बार से हम लोग जो है मेंटी करा करेंगे इसका, है ना, मेंटी करा करेंगे अगली बार से इसका, डोंट वरी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सर इट इज ओनली फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया। नहीं नहीं हार्दिक, मिक्स है, सब चैप्टर्स के है बेटा। सर ये सीबीएसई प्रोवाइडेड, यस आदर्श, ये सीबीएसई प्रोवाइडेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है about 24% of the total seats in Lok Sabha are reserved for scheduled caste and scheduled tribe categories. Reason: to uphold democracy, power is shared with the people who get affected by the decisions taken. A is true but R is false. A is false but R is true. Both of them are true. R explains A, या both of them are true. R does not explain A. तो बताइए क्या होगा भैया? यस आदर्श, ये सीबीएसई प्रोवाइडेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चा। सर पोल अभी करिए। विशाल अभी तो पॉसिबल नहीं है बच्चा, पोल करना अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तो ऐसे ही कमेंट्स के अंदर आप लोगों को जवाब देने होंगे भैया। स्पैम कर दो कमेंट्स के अंदर एकदम। सो कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बी, तो कुछ सी। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो गाइस। डू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एवरीवन। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। बी, सर क्लास 9th का कब आएगा? सौरभ क्लास 9th का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। क्लास 9th के भी ऐसे ही लाइव सेशंस करेंगे। तो देखो गाइस, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर आप देखते हो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स जो हैं रिजर्व्ड है ना। और साथ ही साथ ये हमने करा क्यों? रीजन क्या दिया? रीजन दिया है to uphold democracy, power is shared with the people who get affected by the decision taken. तो देखो सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसमें एक तरीका क्या है कि भाई आप जो है हर किसी के साथ पावर शेयर करते हो। और हर किसी के साथ पावर शेयर करने का मकसद क्या है कि हर कोई बेटर तरीके से डिसीजंस में पार्टिसिपेट ले सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजंस सरकार लेगी वो किसको अफेक्ट करेंगे? लोगों को इफेक्ट करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। बोथ ऑफ देम आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। वेरी गुड गाइस, क्या बात है भाई, एकदम तैयारी के साथ आयो, एकदम तैयारी के साथ आयो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। यस 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 सी, यू आर वेलकम सौरभ। चलो लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विच नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर, जल्दी बताओ। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहां पर यह पूछ रहा है आपसे कि भैया इनमें से कौन सी चीजें सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए? गुड्स दैट आर वेरी प्रॉफिटेबल टू प्रोवाइड, कि जिन गुड्स को बेचने में सरकार को बहुत क्या हो, फायदा हो। गुड्स दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इन द प्राइवेट सेक्टर, वो चीजें, वो गुड्स जिनको सरकार प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंट्रोल करना चाहती हो। गुड्स दैट आर नॉट यूज्ड बाय द कॉमन पीपल बट फॉर द अल्ट्रा रिच, जो अमीर लोगों के पास हो। या गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एट द रीजनेबल कॉस्ट, या वो गुड्स जिनको प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। तो आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे हो ऑप्शन डी। वेरी गुड, डी। तो देखो जब बात आती है यहां पर प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल, मतलब प्राइस की जब हम बात करते हैं तो आप अक्सर देखते हो कि चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, वहां पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब बात करते हैं हम गवर्नमेंट की, सरकार की, तो सरकार का मेन मकसद क्या है? सरकार का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर करना। सरकार का मेन मकसद क्या है बच्चा? सोशल वेलफेयर करना। और सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट कैसे करेगी? सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट करेगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से, जब हर किसी तक रिसोर्सेज पहुंचाए जा सके जिसको जरूरत हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो चीजें प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये सरकार की, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे,
उन चीजों को प्रोवाइड कराए। ठीक कहा या नहीं कहा? कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताते जाओ, कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। व्हाट हैपेंड सतीश? क्या हो गया? सतीश एकदम लाल पीला हो रहा है भाई कमेंट्स के अंदर। व्हाट हैपेंड सतीश? इतना गुस्सा काहे हो भैया? सर क्लास 9th का हिस्ट्री। सौरभ ट्यूसडे को जो है रशियन रेवोल्यूशन आ जाएगा, डोंट वरी। ट्यूसडे को रशियन रेवोल्यूशन आ जाएगा और उसमें एक भी % की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही मजेदार सेशन वो बन रहा है। ट्यूसडे को आपके सामने वो आ जाएगा। ओके। अरे भैया अतुल सर अभी तक एसएसटी में कुछ नहीं पढ़ा, डर लग रहा है, प्लीज हेल्प सर। विशाल काहे डर लग रहा है भैया? डर क्यों लग रहा है? कुछ नहीं पढ़ा तो बेटा कब पढ़ोगे, कब पढ़ाई शुरू करोगे? डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, भाग रहे हो उससे, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो और बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है। तो बेटा कुछ भी करो, बस पढ़ना शुरू कर दो। चाहे दिन में 2 घंटे से ही शुरुआत करो, स्कूल से आओ और घर आकर के 2 घंटे ही पढ़ाई करो चाहे, बट अब पढ़ाई करनी शुरू कर दो और तभी काम बढ़ जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया या कहें हम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो, फाइंड एक्स द इनकम ऑफ पर्सन डी। तो देखो गाइज ये एवरेज इनकम वाला क्वेश्चन यहां पर है। यहां पर एवरेज इनकम 4000 दी हुई है और साथ ही साथ पर्सन ए, बी, सी और डी की इनकम गिवन है, जिसमें डी की इनकम के आगे क्वेश्चन में आके आपको फाइंड करनी है। तो पर्सन ए की इनकम है 2500, पर्सन बी की इनकम है 4600, पर्सन सी की इनकम है 5000, पर्सन डी एक्स नहीं पता, एवरेज इनकम दे दी है कि भैया 4000 है। सर एक, अरे भैया अतुल मान जाओ बेटा, अतुल फोकस ऑन द स्टडीज बेटा, डू फोकस ऑन द स्टडीज। वनीता क्या समझ नहीं आया आपको? बताओ गाइस क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर हियर? देखो सिंपल सी मैथ्स है। अब कहो तो मैं प्रणव सर को बुला लूं? सिंपल सी मैथ्स है। जब बात आती है यहां पर एवरेज इनकम की, तो एवरेज इनकम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन से। तो एवरेज इनकम तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहां पर 4000, और अगर हम यहां पर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज 4, और 2500 को अगर आप इन सबको कैलकुलेट कर लो तो 7500 और 4000 भैया 11,500। तो यहां पर अगर आप देखो तो 12,100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, कुछ इस तरीके से जो है अपनी इक्वेशन बनेगी। और अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या करेंगे भैया, सीधा 4 को यहां ले जाएंगे तो 4 इंटू 4000 16,000 हो गया, इक्वल्स टू 12,100 प्लस एक्स, और x को अगर हम इधर लेंगे तो क्या होगा, 16,000 में से माइनस कर देंगे 12,100 और आंसर आ जाएगा 3,900। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, 3,900। सर प्रणव सर को बुला लो। अरे बेटा इतनी मैथ्स तो हमको भी आती है भैया, इतनी मैथ्स तो हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 3,900। अतुल स्टॉप स्पैमिंग बचा। अतुल भाई साहब लगे हैं अपना मस्त स्पैम करने में। चलिए अब अगले आंसर तो देख लिया हमने, आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, दैट इज 3,900। 3,900। सर बेटा चाय पीने गए हैं। अतुल कह रहा है कि सर एक बार कह दो कि अतुल तू प्रिया को भूल जा और पढ़ाई पर ध्यान दे। तो देखो अतुल सीधी सी बात है, किसी ने बहुत खूब कहा है, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता जनाब, बात दिलों की नजदीकियों से होती है।
और जब बात आती है रिश्तों की तो दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो ना जाने कितनों से होती है। तो बेटा पढ़ाई पर फोकस करो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ गाइस। Question 6 is Nina is a baker. She uses eggs in her cakes. Will the value of these eggs included in the calculation of total domestic product? तो gross domestic product के अंदर यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि gross domestic product के अंदर क्या eggs की वैल्यू जोड़ी जाएगी? तो नीना जो है वो एक बेकर है, वो केक्स के अंदर एग्स का इस्तेमाल करती है। तो क्या एग्स की वैल्यू टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जोड़ी जाएगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या एग्स की वैल्यू दोबारा से जोड़ी जाएगी? जल्दी से बताओ। तो काफी बच्चे कह रहे हैं सी, नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ केक्स। वाई, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए है यस बिकॉज एग्स आर फाइनल प्रोडक्ट इन देमसेल्व्स, ऑप्शन बी है यस बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी है नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द केक्स, ऑप्शन डी है नो बिकॉज एग्स हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन विदाउट द केक। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी कि नहीं भैया, एग्स जो हैं वो इस केस में क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड हो गए। क्या हो गए? इंटरमीडिएट गुड हो गए। और जब बात आती है केक्स की तो केक्स आर फाइनल गुड्स इन देमसेल्व्स। तो केक यहां पर फाइनल गुड है और फाइनल गुड्स की वैल्यू ही हम क्या लेते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर लेते हैं, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द केक्स। एग्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तनिष लिख रहा है नेक्स्ट टॉपर। बिल्कुल तनिष, लिखने से नेक्स्ट टॉपर नहीं बनोगे तुम, काम करने से बनोगे बेटा। पढ़ाई पर ध्यान दो, सेशन पर ध्यान दो, तभी अगले टॉपर तुम बनोगे। हेलो हिया, हाय एवरीवन। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। सर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं क्या? नहीं कल की। देखो इस बार क्वेश्चन आंसर्स आज के सेशन में नहीं लेंगे, अगले सेशन के अंदर फ्री रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, डोंट वरी बच्चा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं सीधा सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस सेशन को, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सर आपने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर अपलोड कर दिया? नहीं बेटा, अभी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर अपलोड नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर, बाकी तीनों चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर अभी रहता है। चलिए क्वेश्चन, असर्शन, people in the organized sector are vulnerable to exploitation and need protection. Reason, organized sector has many benefits along with job security for the employees. A is true but R is false, A is false but R is true, both of them are true, R explains A, both of them are true, R does not explain A. तो बताओ भैया क्या होगा? असर्शन कह रहा है कि पीपल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन और प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो देखो सीधी सी बात है कि जब बात आती है वल्नरेबिलिटी की, सो पीपल आर वल्नरेबल इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लोग वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं करते। तो इसीलिए जब हम कहते हैं आंसर की बात हम करते हैं तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। A is false but R is true. So the correct answer will be A is true but R is false. Oh sorry, A is false but R is true. किसी का कोई डाउट है तो साथ साथ अपना डाउट्स मेरे से आप पूछते जाइएगा। किसी का कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क।
यस सर, सर प्लीज मैप वर्क करा दीजिए, इट इज कमिंग इन आवर हाफ ईयरली। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल जल्दी कराते हैं मैप वर्क। मैप वर्क के ऊपर भी एक सेशन जल्दी करते हैं हम लोग। आज के इसमें भी मैप से क्वेश्चंस हैं कुछ, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हियर इज अ इमेज गिवन, क्लाइमेट चेंज इस पर लिखा हुआ है, नीचे एशिया पैसिफिक लिखा है और अपना एक गुब्बारा CO2 का जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि दिस इज अ कार्टून ऑन क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कार्टून? ए, while the rich are benefited from the depletion of resources, the poor are affected by its consequences. B, resources are available to everyone equally, but the adverse effects are faced by the poor. C, those who do not use natural resources sustainably are left to face its adverse effects. D, the rich try to reserve the effects of climate change by helping the poor. तो बताइए भैया क्या होगा? भैया कल एग्जाम है मैथ्स का, प्लीज समझा दो बेटा, काश मैं समझा पाता। सर इज देयर एनी ट्रिक टू लर्न क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर? हार्दिक देखो, ट्रिक तो ये है कि जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो बैठ करके, जो भी आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पर वो चार्ट जो है बना लो और उसको लगातार गो थ्रू करते रहो। क्वेश्चन है यहां पर अनीश का कि सर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो अनीश, क्या है कि जब बात आती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं, साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के अलावा वहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसी चीजें भी मिलती हैं, पेंशन, पेड लीव्स एंड ऑल दैट। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो स्कैटर्ड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वहां पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, रेगुलर वर्किंग आवर्स नहीं है, तो ये सब दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो कीर्ति कह रही हैं ए, आदर्श कह रहे हैं ए, वेरी गुड। So the correct answer here will be option A, guys. While the rich are benefited from the depletion of sources, the poor are affected by its consequences. तो देखो सीधी सी बात है बच्चा, अगर हम देखें रिसोर्सेस का डिप्लीशन, तो रिसोर्सेस के डिप्लीशन में हम क्या देखते हैं कि आज जो रिसोर्सेस का डिप्लीशन हो रहा है, या आज जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, अमीर लोगों ने तो फायदा उठा लिया और परेशान कौन है? गरीब लोग उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भुगत रहे हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन कब आएगा? इस वीक आ जाएगा, डोंट वरी। सर व्हाई टर्शरी सेक्टर ग्रोज फास्टर? आदित्य पूछ रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर फास्टर ग्रो क्यों करता है। देखो आदित्य, जब बात आती है टर्शरी सेक्टर की बचा, तो टर्शरी सेक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर। तो जब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, धीरे धीरे ग्रो करा, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट, ग्रोथ हमें देखने को मिला, क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है क्या करता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ आगे चल करके जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, तो लोगों को बेसिक सर्विसेज जरूरी थी, जैसे कि स्कूल्स, हेल्थ, बाकी चीजें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो उसके लिए टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ। और जब लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, बाकी की चीजों के ऊपर भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी पैसा खर्च करना शुरू करा। तो लोग घूमने जाने लगे, रेस्टोरेंट्स में जाने लगे, तो टूरिज्म जैसी सर्विसेज भी बढ़ी। और आज अगर आप देखो, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आज हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर और तेजी के साथ निकल रहा है। ओके, मैथ्स वाले सर अभी नहीं है, मैथ्स वाले सर अभी वीडियो करके गए हैं थोड़ी देर पहले घर। चलिए भैया कल एग्जाम है। ओके सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो बच्चे, जब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस के अंदर है। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर मैं एक और शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा बच्चा, ताकि चीजें और आसान हो जाए आपके लिए। ओके, हाँ बिल्कुल प्रवीण, उस चैप्टर के अंदर वाटर रिसोर्सेज के अंदर मैंने ऑलरेडी चीजें इंक्लूड करी हैं। अगर आप ध्यान से देखो, वन शॉट के अंदर ऑलरेडी चीजें इंक्लूडेड है ना। हेलो हुस्ना, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है।
Which of these is an example of people's traditional beliefs guiding them to protect the environment? Parts of the forest areas called sacred groves protected from the interference. Many tribal use medicinal herbs found in the forest to treat chronic diseases. The Beach Bachao Andolan succeeded in showing the viability of organic farming. Fuel wood collection by the rural people is not a valid cause for degradation of the environment. तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल बिलीफ है लोगों का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे भैया क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो सीधी सी बात है कि जब हम बात करते हैं आम जनता की, भारतीय संस्कृति की, तो भारत के अंदर आपको काफी सारे सेक्रेड ग्रूव्स, ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जिनको पर्टिकुलर कम्युनिटीज वर्शिप करती है, पूजा करती है, जिनको हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। सो पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटरफेरेंस। हाँ आदर्श, वो गलती से आंसर दिख गया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क योर डाउट्स। अपने डाउट्स मेरे से पूछते जाएं, स्पैम कर दो यार, एकदम जो अपना चैट बॉक्स है उसको स्पैम कर दो कमेंट्स कर करके, एंड लाइक नहीं रुकने चाहिए। सर हाउ आई एज अ स्टूडेंट कैन अर्न मनी? हार्दिक, आई होप अभी आप 10th क्लास में ही हो बेटा। जब अर्न मनी की बात आए, पैसा अर्न करने की बात आए, तो कॉलेज में जाकर के ये चीजें सोचना, अभी पढ़ाई पर फोकस करो। अभी जो पापा के पैसे अर्न हुए हैं, जो आपकी पढ़ाई पर लग रहे हैं, उसकी वैल्यू करो, है ना। सर जर्मनी यूनिफिकेशन रिवाइज कराओ। कराएंगे बेटा रिवाइज, उसका मैंने एक बार कर लिया है, एक बार वैसे बनाया हुआ है। Why did nationalist tensions emerge in Balkans? तो देखो बाल्कन्स के अंदर ऑलरेडी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस डेवलप हो रहे थे। ऑटोमन एम्पायर वहां पर था, वो मुस्लिम एम्पायर था। ग्रीक्स ऑलरेडी आजाद हो चुका था। बाल्कन नेशंस के अंदर अपना पावर टसल था, जेलसी थी। तो इस वजह से वहां पर हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज होते चले गए। ओके, ग्रीक यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन जो है शौर्य, उसको अगर आप देखो तो जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर 1848 में जब उन लोगों ने ट्राई करा पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना करके, तो वहां पर वो प्रशिया के राजा के पास गए कि भाई साहब हमारे साथ आओ। तो प्रशिया के राजा और जंकर्स ने नेशनल असेंबली जो बनाई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनाई थी, उसको डिसॉल्व कर दिया। आगे चल करके कि जब नया राजा आया प्रशिया के अंदर, तो अलॉन्ग विद द ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने पर्शिया की लीडरशिप के अंदर जर्मन यूनिफिकेशन की शुरुआत करी और वॉर लड़े डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। और फाइनली 1871 में जर्मन एम्पायर यूनाइटेड हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया, और फ्रेडरिक विलियम यहां पर जो है राजा बनते हैं। नहीं जानता बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स इन कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बेटा क्रिकेट देख लेता हूं। सर यूरोप में बहुत दिक्कत होती है सर, पर हो गया बोर्ड का, क्या करूं। यूरोप में दिक्कत, अरे आप मेरा चैप्टर देखो ना, हमने चैप्टर कराया इसके ऊपर, जो अपना वन शॉट वीडियो है वो देखो, सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी बच्चा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने, विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट मार्क्ड इन द मैप गिवन बिलो। तो भैया देखो यहां पर जो है आपको एक स्टेट मार्क्ड दिख रहा है, तो बताओ इस स्टेट, पहले तो बताओ ये स्टेट कौन सा है, विच स्टेट इज दिस। ये जो डार्क कलर से मार्क्ड है ये कौन सा स्टेट है बेटा? पर्शिया इज ग्रीस, ईरान वाला पार्ट जो आज का ईरान है उसको पर्शिया कहते थे, और प्रूशिया इज बेसिकली द जर्मनी वाला रीजन। ओ ओके ओके ओके, वेदांतु में पढ़ते थे आप प्रीवियस ईयर। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। तो देखो जब हम बात करते हैं यहां पर मार्क्ड एरिया की, सो दिस मार्क्ड एरिया इज राजस्थान। ये कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर हमें कौन सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है? सरिस्का। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। मानस टाइगर रिजर्व कहां है बताओ जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं भैया याद है या भूल गए हो। मानस टाइगर रिजर्व कहां है?
टेल मी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। क्लास 10th का है संजय। मानस टाइगर रिजर्व कहां है? बिहार है। वाह भैया वाह। नेपाल में, बिहार में। नेपाल और बिहार की बातें हो रही हैं। असम में। वेरी गुड आदर्श। तो देखो जब बात आती है मानस टाइगर रिजर्व की, तो ये आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा। कॉर्बेट कहां है? वेयर इज कॉर्बेट इन बांधवगढ़? कॉर्बेट कहां है गाइस? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। कॉर्बेट कहां है? कॉर्बेट भी असम में बता दिए हो भैया। कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड। कॉर्बेट आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड बच्चा। कॉर्बेट कहां है? कॉर्बेट इज इन उत्तराखंड। और बांधवगढ़ किधर है? वेयर इज बांधवगढ़? वेयर इज बांधवगढ़? वेयर इज बांधवगढ़? यूके। वाह भैया वाह, ब्रिटेन का झंडा लगा दिए हो। बांधवगढ़ इज इन मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ इज इन मध्य प्रदेश बच्चा। एमपी। एमपी। वेरी गुड। सो मेरा कल एग्जाम है, पक्का क्वेश्चन मैच होंगे ना? पक्का तो नहीं कह सकते बेटा, बट हाँ दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाए। अब गारंटी तो भैया आजकल किसी की भी नहीं है, हम काहे दे देंगे। एमपी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Ibrahim gives a check of rupees 10,000 to Sahil. What type of medium of exchange did he use? तो चेक से भुगतान किया जा रहा है। पेपर नोट, मेटालिक कॉइन्स, बार्टर सिस्टम या डिमांड डिपॉजिट? बताइए। सॉरी, चेक से भुगतान करा जा रहा है, तो बताओ भैया। चेक से भुगतान करा जा रहा है, तो ये कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा गया है? कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर नोट, कुछ कह रहे हैं डी। तो मैं जा रहा हूं, दरवाजे खुले हैं बच्चा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिमांड डिपॉजिट। तो देखो जब बात आती है यहां पर चेक की, तो चेक इज डिमांड डिपॉजिट। तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी की, जब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपको एक तो करेंसी और साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। डिमांड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। करेंसी के अंदर आपको पेपर नोट्स और क्वाइंस देखने को मिलते हैं। पेपर नोट्स एंड क्वाइंस देखने को मिलते हैं यहां पर। और जब बात आती है डिमांड डिपॉजिट की, तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर आपको चेक, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, है ना? सर आपकी आईपीएल टीम क्या है? आईपीएल नहीं देखता मैं, ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रैंकली। आईपीएल देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ इंडिया वाले मैचेस देखता हूं, जैसे आजकल इंडिया बांग्लादेश सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज, तो मैच देख लेता हूं कभी कभी। बट हाँ, आईपीएल देखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई हेट आईपीएल। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, इलैबोरेट। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें? तो देखो क्या है, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट पीपल, सो डिफरेंट पीपल कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं, आपको मैं कहूं कि भैया आप लोगों को मैं 1000 रुपीज दे रहा हूं, इमेजिन करो, दे नहीं रहा, 1000 रुपीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अब बताओ उन 1000 रुपीज को कहां कहां पर खर्च करोगे? तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर मैं तो अपना मस्त डोमिनोज जाऊंगा और अपना चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर करूंगा और पार्टी करूंगा। कोई हो सकता है कह दे कि सर मैं 2 किताबें खरीदूंगा और एक जाके मूवी देख लूंगा। तो हर किसी के क्या है, अपना अपना एक तरीका है, नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है। तो जब बात आती है डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स की, सो
मनी इज द मोस्ट कॉमन गोल जो हर किसी को चाहिए, बट अलॉन्ग विद मनी पीपल ऑलवेज डिजायर फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम, फॉर नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो दे हैव डिफरेंट नीड्स, और उन नीड्स के अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट गोल्स। सिंपल। सर ये बोल के आपने ऑफेंड कर दिया। अरे बेटा, ऑफेंड होकर के कहां जाओगे, ऑफेंड नहीं होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1000 रुपए को इन्वेस्ट करूंगा, वाह भैया वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये एक आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको कुछ डेटा गिवन है जिसके बेसिस पर आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। Which of the following sources of credit will mostly likely lead to a debt trap? तो भैया डेट ट्रैप में कौन से सोर्सेज यहां पर व्यक्ति को फंसा देंगे? तो यहां पर अगर आप देखो तो मनी लेंडर्स का 33% है, ये वाला पार्ट, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का 8% है, गवर्नमेंट का 1% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज का 2% है, कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज का 25% है, कमर्शियल बैंक्स का 25% है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज का 5% है और लैंडलॉर्ड्स का 1% है। तो बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, लैंडलॉर्ड्स या बैंक्स, तो डेट ट्रैप के अंदर क्या चीज फंसा देगी लोगों को? ध्यान से ऑप्शंस को देखो, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। बेटा आज हमारा जन्मदिन नहीं है। सर व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन चैप्टर 2? बेटा देयर इज अ मेजर रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन चैप्टर 2। तो देखिए गाइस, जब बात आती है यहां पर डेट ट्रैप की, तो सीधी सी बात है कि डेट ट्रैप में अगर आप फंसेंगे तो लैंडलॉर्ड से पैसा लेकर के फंसेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स, दीज बोथ आर द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये क्या है? ये फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। बट जब हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स की, तो अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड्स जो हैं आपके, वो आपको क्या करेंगे? एक तरह के से डेट ट्रैप के अंदर फंसा देंगे। चलिए, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से तो माफी मांग लोगे भैया कि भाई साहब गलती हो गई, 1 महीने बाद पैसा दे देंगे। सर क्या आप क्वेश्चन आंसर भी कराओगे? हनुमान जी बिल्कुल कराएंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में। सर कैलकाटा सेशन में डाउट था, क्या डाउट है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, सर मैंने ऐसे ही स्पैम कर दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते गलती का एहसास हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं गाइस। कैलकाटा सेशन के अंदर क्या डाउट है बच्चा? सर क्या आपको नहीं बेटा, क्वेश्चन आंसर इस सेशन में नहीं कराएंगे, अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डोंट वरी। देखो कैलकाटा सेशन की जब हम बात करते हैं, कैलकाटा सेशन जो है आपका, कैलकाटा सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सितंबर 1922 में हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने खिलाफत इशू को सपोर्ट करने की बात करी थी। कांग्रेस ने कहा था कि वी विल सपोर्ट द खिलाफत इशू, और आगे चल करके जब फिर नागपुर सेशन हुआ तो नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात करी गई। ठीक है शौर्य? आदर्श पूछ रहे हैं सर मद्रास सेशन कब हुआ था? मद्रास सेशन जो कांग्रेस का हुआ था बेटा, वो 1927 में हुआ था, दिसंबर 1927। मद्रास सेशन 1927 के अंदर हुआ था। इसका मेन मकसद था साइमन कमीशन को बायकॉट करना, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना, इसका मेन मकसद था। ओके, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना इसका मेन मकसद था। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन इज फॉर द फूड ग्रेन्स। जब हमारे देश के अंदर फूड ग्रेन्स की दिक्कत हुई, स्पेशली व्हीट एंड राइस, तो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन करा, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके व्हीट राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया भारत के अंदर। और व्हाइट रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड टू मिल्क, है ना?
मिल्क की क्रांति, दुग्ध क्रांति जिसे हम बोलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is also from Money and Credit chapter. Lakshmi drew the following graph showing an ideal distribution of sources of credit where everyone could have fair access to credit. Identify A and B. तो देखो यहां पर fair access to credit की बात हो रही है। fair, तो आपको बताना है कि ये A और B क्या है, मनी लेंडर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मनी लेंडर्स और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। सर आपका लाइव क्लास कब कब रहता है? मेरा लाइव क्लास हफ्ते में 1 से 2 बार रहता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। बाकी आप बताइए आप क्या चाहते हैं, हम उस हिसाब से कर लेंगे। देखो सॉल्ट मार्च की जब बात आती है बच्चा, तो सॉल्ट मार्च शुरू करने के पीछे का मेन मकसद था कि लोगों को कनेक्ट करना। तो जब 1929 दिसंबर के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और गांधी जी ने सोचा कि भैया मूवमेंट फिर करना होगा हमें, तो उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स के साथ, और उसमें एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना, क्योंकि अंग्रेजों के पास मोनोपोली थी नमक बनाने की। अंग्रेजों का कहना था कि हमारे अलावा कोई नमक नहीं बना पाएगा और नहीं उसकी प्रोडक्शन करके उसको बेच पाएगा, और अगर कोई करेगा तो उस पर उसको जुर्माना होगा, जेल हो जाएगी। और अंग्रेज खुद नमक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे और नमक बहुत महंगा था। तो आपने सुना होगा पहले लोग क्या कहते थे कि भैया गरीब हैं हम तो नमक के साथ रोटी खा लेंगे। तो नमक के साथ रोटी क्यों खा लेंगे? क्योंकि नमक महंगा बहुत था पहले अंग्रेजों के समय पर। तो इसीलिए आगे चल, और नमक एक ऐसी चीज थी जिसको अमीर गरीब हर कोई, हिंदू मुसलमान हर कोई कंज्यूम करता था अपनी डेली लाइफ में। तो उससे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मासेस को कनेक्ट करने के लिए गांधी जी ने चुना। बेटा रिवीजन करो फिर। चलिए तो यहां पर देखो क्या है कि जब बात आती है फेयरर एक्सेस टू क्रेडिट की, तो फेयरर एक्सेस टू क्रेडिट जो है वो कोऑपरेटिव्स और बैंक्स के साथ ही होगा। तो ए विल बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिकॉज यहां पर अगर हम देखें तो दोनों क्या है, ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है। दोनों क्या है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड कीर्ति। संगीता देखो क्या है कि जब बात आती है क्रेडिट की, तो क्रेडिट का मतलब है लोन, उधार। और हम अगर देखें क्रेडिट के यूजेज को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्रेडिट का यह है कि एक व्यापारी ने क्रेडिट लिया, उधार लिया, उस उधार के पैसे से मतलब लोन से उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, टाइमली प्रोडक्शन कंप्लीट करा, और जो सामान उसका बना उसको मार्केट के अंदर जाकर के बेच दिया। वहीं दूसरी सिचुएशन, और उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। बट वहीं दूसरी सिचुएशन क्या है कि एक तरफ एक गरीब किसान था जिसने लोन लिया, एग्रीकल्चर करा, खेती बाड़ी करी, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसका फसल बर्बाद हो गई, और फसल बर्बाद होने की वजह से उसका नुकसान हो गया, वो डेट ट्रैप पे फंस गया। तो क्रेडिट मतलब लोन, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। शौर्य अभी हमने ये चैप्टर नहीं करा है ग्लोबलाइजेशन वाला, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपको वेडनेसडे या थर्सडे को हमारे चैनल पर मिलेगा, तब आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, संजीव सर कहां है? संजीव सर दूसरे स्टूडियो में है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। गाइज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक करते चलो यार, और स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन इज वाटर रिसोर्सेज आर स्कार्स इन अर्बन एरियाज, कि भैया शहरों के अंदर पानी की कमी है। रीजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज हैज कॉज्ड द डिप्लेशन, कि भैया जो थोड़े बहुत वाटर रिसोर्सेस थे भी उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया शहर में रहने वाले लोगों ने, जिस वजह से डिप्लेशन हो गया। तो बताओ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो क्या होगा, जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ गाइस, क्या होगा इसका आंसर। लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली एवरीवन, ध्यान से ऑप्शंस को देखो। सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। तो देखो सीधी सी बात है,
शहर के अंदर जैसे जैसे लगातार बिल्डिंग्स बनती चली गई, ग्रीनरी कम होती चली गई, और शहर के लोग जैसे अपना मस्त अपनी गाड़ियां धो रहे हैं मोटे मोटे पाइप लेकर के, और पानी का अपना वेस्टेज हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी अर्बन एरियाज के अंदर हमें होती हुई देखने को मिली बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि भैया अपनी गाड़ी धोने के अंदर शहर वालों ने इतना पानी खराब कर दिया कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें हद से ज्यादा देखने को मिलता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी का कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क द डाउट्स। कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज पूछते चले जाए। बेटा मुझे ये नाम ऑप्शंस में तो देखने को नहीं मिल रहा, प्लीज ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आंसर करें इफ यू वांट टू आंसर। गाइस स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक्स के साथ और कमेंट्स के साथ स्पैम कर दो एकदम भयंकर वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. So next question is, which of the following best explain the proclamation that dams are the modern temples of India? पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर डैम्स को मॉडर्न टेम्पल ऑफ द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? Who said that dams are the temples of modern India? किसने कही ये बात? जल्दी से बताओ सर। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट समझा दीजिए। अनीश इसी क्वेश्चन के अंदर समझेंगे, डोंट वरी। जल्दी से बताओ किसने कहा? बिल्कुल, सो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये बात कही थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ऐसा क्यों कहा था? डैम्स विल एक्ट एज अ स्पिरिचुअल प्लेस फॉर द लोकल कम्युनिटीज टू सेटल डाउन. Dams will be the site of religious significance where the rivers are prayed to. Dams will integrate the development of agricultural economy with urban economy. Dams will act as a place of integration of the local aquatic fauna and vegetation with a flourishing biodiversity. तो बताइए भैया क्या आंसर होगा? So here I can see यशिका कह रही हैं कि सर कल एग्जाम है, कैसे प्रिपरेशन करूं? वाह यशिका, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पूछ लिए बेटा। वाटर कंजर्वेशन, वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड आदर्श, हार्दिक, वेरी गुड वेरी गुड। कब कहा था? जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब। तो देखो क्या है गाइस कि जब बात आती है यहां पर डैम्स की, तो डैम्स को हम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डैम्स क्या कर रहे हैं, डैम्स वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, पानी को बचा भी रहे हैं, साथ ही साथ डैम्स इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डैम्स जो है वाटर मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं। साथ में डैम्स अगर आप देखो तो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, रिक्रिएशन का काम भी कर रहे हैं। तो डैम्स हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा खेत में किसान काम कर रहा है, डैम्स उसको पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे शहरों में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट डैम्स आर डूइंग, डैम्स आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद द अर्बन इकोनॉमी। तो भैया बैलेंस करके चल रहे हैं डैम्स। वैसे मेरा मैथ्स का एग्जाम है कल, ओके। शौर्य, व्हेन इट कम्स टू हीराकुद प्रोजेक्ट, तो हीराकुद प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो वहां पर वाटर मैनेजमेंट भी कर रहा है और साथ ही साथ जो है आसपास के एरियाज के अंदर वाटर कंजर्वेशन का काम भी कर रहा है। तो हीराकुद डैम कहां पर है, जल्दी से बताओ। यशिका, अगर बेटा रिवीजन कर रही है, वेरी गुड। पहली बात तो कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, वेरी गुड। जब बात आती है रिवीजन की बच्चा, सो सिंपली रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं, पीवाईक्यूज रहे हैं, उनके थ्रू रिवाइज करो, बिकॉज पीवाईक्यूज आर द की टू सक्सेस, है ना। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं। महानदी ओडिशा, बिल्कुल महानदी रिवर के ऊपर है ओडिशा के अंदर। राजीव कुमार बेटा मान जाओ, बिकॉज यू आर हैम्परिंग आवर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। आप मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो
और अगर बात मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर आएगी, उनसे रिलेटेड कोई स्टडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस के ऊपर आएगी, तो आई विल नॉट लीव यू. सो प्लीज डू नॉट स्पैम, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर दूसरी आईडी बना करके आना, है ना, जिस काम के पैसे मिले हैं. अरे ग्रेट ग्रेट. कौन सा डैम कहां से, रिवाइज करा दीजिए, अभी करवा देंगे बेटा. यशिका, आपको अगर प्रीवाई क्यूज एक्सप्लेन करने हैं तो प्रीवाई क्यूज आपको चाहिए तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, गूगल पर आपको सब मिल जाएगा बेटा. ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्रीज के नाम गिवन है भैया. यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. और क्वेश्चन है, व्हेन संतोष वाज आस्क्ड टू पिक द ऑड वन आउट, जब संतोष को बोला गया कि भैया इनमें से ऑड वन आउट चूज कर लो, सो ही पिक्ड स्पेन, उन्होंने स्पेन को चुना. ही पिक्ड स्पेन, विच इज द करेक्ट आंसर. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस. तो बताओ स्पेन को चूज करने के पीछे का आंसर यहां मतलब क्या मकसद होगा. इट इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इज द ओनली कंट्री दैट हैज फेडरल गवर्नमेंट, it is the only country that does not account for regional diversity, all the states in Spain have equal power and can rule above the central government. बताइए भैया. ए आंसर दिख गया है वैसे तो आप में से कुछ लोगों को लिखते समय. तो देखो गाइस, व्हेन इट कम्स टू फेडरेशन, जब हम बात करते हैं फेडरेशन की, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो हमें 2 तरह के फेडरेशंस देखने को मिलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड देन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. 2 फेडरेशंस यहां पर हैं. अब क्या होता है कि जब बात करते हैं हम लोग यहां पर कंट्रीज लाइक स्पेन की, तो स्पेन के अंदर आपको देखने को मिलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. स्पेन के अंदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या है कि यहां पर एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं. SBI, ये ट्रिक आपको याद रखनी है. SBI, S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम एंड I फॉर इंडिया. SBI, इन कंट्रीज के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको देखने को मिलेगा. वहीं जब हम बात करते हैं यूएसए की, स्विट्जरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, यहां पर आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलेगा. ओके, वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन A, that is it is a holding together federation. तो holding together federation है. बिल्कुल हार्दिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. वाह आस्था, बहुत बढ़िया, शाबाश. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कार्टून गिवन है, दिस इज द कार्टून टाइटल स्टेट्स plead more powers. Answer the following questions with respect to this cartoon. Some states are pictured as people begging for food. Who is providing the food? तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये कार्टून देखने को मिल रहा है जिसमें यहां पर 2 व्यक्ति खड़े हैं. 2, अरे यार क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस. यहां पर 2 लोग खड़े हैं और लाइन से बाकी लोग खड़े हैं हाथ में कटोरा लिए हुए, और यहां लिखा है पावर्स टू द स्टेट. स्टेट्स को पावर देनी है. तो बताओ ये कौन है, हु आर दे, ये कौन है भैया. इस कार्टून के अंदर इंदिरा गांधी जी को बनाया हुआ है. किसको बनाया हुआ है, इंदिरा गांधी जी का कैरिकेचर है ये. दिस इज द कैरिकेचर ऑफ इंदिरा गांधी. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है पावर बांट रही है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी. बिल्कुल एग्जैक्टली अनीश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया. तुमने स्पैमर को भगा दिया. वेरी गुड गाइस, तालियां बजती हैं आप लोगों के लिए. एक तालियां तो बनती हैं आप लोगों के लिए. जो बच्चा भी स्पैम कर रहा था यहां पर, तुमने भगा दिया उसको, शाबाश, वेरी गुड. देखो क्या है, सीधी सी बात है. किसी ने बहुत सही कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो इसीलिए लोगों को कहने दो जो कह रहा है. आप अपने काम पर फोकस करो और जमे रहो बस. साथ वाले पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, बुआ क्या कह रही हैं,
मामा जी क्या कह रहे हैं, सिंपली इग्नोर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। चलो आगे की तरफ चलते, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following explains the aim of popular struggle of Nepal in 2006 to demand for the punishment of the king who overthrew the democratic government, to re-establish popular control over the government from the king, to protest for the ban of the Maoist insurgents, या to regain the trust of the people in monarchy। तो बताइए भैया, नेपाल के अंदर 2006 में जो पॉपुलर स्ट्रगल हुआ था उसके पीछे का मेन मकसद क्या था? What is the correct answer here? बताइए, what is the correct answer here? नेपाल के अंदर 2006 में जो स्ट्रगल हुआ था, पॉपुलर स्ट्रगल, उसके पीछे का क्या करेक्ट आंसर है? सर चेक एंड बैलेंस क्या होता है अभी समझाता हूं, शौर्य, डोंट वरी। सो देखो गाइस, द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, टू रीस्टैब्लिश पॉपुलर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द किंग। नेपाल के अंदर क्या हुआ था कि वहां के राजा ने वहां की गवर्नमेंट से पावर्स छीन ली थी और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया था गवर्नमेंट के ऊपर। तो 2006 के अंदर वहां पर हमें पॉपुलर स्ट्रगल होता हुआ देखने को मिला, ताकि राजा से पावर छीन करके गवर्नमेंट को दे दी जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल दोबारा से एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और फिर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भारत ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि जब बात आती है चेक एंड बैलेंस सिस्टम की, व्हेन इट कम्स टू चेक एंड बैलेंस, तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन के अंदर किसको चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, कौन से सिस्टम को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, जल्दी बताओ। आई गेस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आइए, बताओ चेक एंड बैलेंस कौन से सिस्टम को कहा जाता है? सो देखिए, जब बात आती है चेक एंड बैलेंस की, तो आपको दो तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है कि पावर को टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक शेयर करा जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाना। बट वहीं जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर एक ही लेवल पर डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर शेयर करी जाती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो चेक एंड बैलेंस के अंदर क्या देखते हैं हम कि लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है क्या करने की, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कानूनों को इंप्लीमेंट करने की, डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की। एंड व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी, तो जुडिशरी के पास पावर है डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की। तो अगर यहां पर कोई भी गलत काम करता है, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो भैया सीधा क्या होगा, जुडिशरी वहां पर इंटरफेयर करेगी, कोर्ट वहां पर इंटरफेयर करेगी, है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शौर्य, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 19, द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स डज नॉट कम टू एन एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि भैया डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, किसी देश के अंदर हमने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी, बट वहां पर पॉपुलर स्ट्रगल्स का रोल अभी खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों है? Popular struggles do not necessarily lead to establishment of democracy. Popular struggles play an important part in the working of democracy. Popular struggles can be ended only in an established democracy. Popular struggles can only start in a democracy. देखो popular struggles का मतलब क्या? जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, ऐसा क्यों है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है, बताओ क्यों लोग अपनी आवाज उठाते रहते हैं? वाई? बिकॉज जब बात आती है डेमोक्रेसीज की, अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी बेटर तरीके से काम करे, तो डेमोक्रेसी के अंदर पॉपुलर स्ट्रगल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि भैया अगर सरकार कुछ भी गलत करने का सोचेगी भी, तो उनको डर लग जाएगा कि भैया गलत मत करो, आंदोलन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, लोग अधिकारों के लिए आवाज उठा देंगे, लोग लड़ पड़ेंगे। So correct answer here will be option B. Popular struggles play an important part in the working of democracy. है ना? So correct answer here will be option B. Correct answer here will be option B.
क्वेश्चन 19, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछते जाइए साथ साथ। कीप आस्किंग मी योर डाउट्स। ये वाले चैप्टर को नमस्ते देंगे, जल्दी कराएंगे चैप्टर भी, डोंट वरी। अपना 2 चैप्टर्स हमारे सिविक्स में रहते हैं अभी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो वेरी सून विल डू दिस। स्पैमर आ गया सर। अरे भैया क्या करें, अब बताओ क्या करा जाए। चलो ब्लॉक ही कर देते हैं अगर आप लोग कहते हो तो। आप लोगों की इच्छा है कि सर ब्लॉक कर दीजिए तो भैया ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो जो हमारे स्टूडेंट्स कहेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे कहेंगे मैं तो वैसा ही काम करूंगा भैया। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर उठा करके ब्लॉक कर दो स्पैमर को, तो लीजिए अभी जो है स्पैमर को उठा करके ब्लॉक कर देते हैं भैया। कहां गए स्पैमर भाई साहब? तो चलो डन हो गया, कर दिए हैं भैया। नो डिस्टर्बेंस नाउ, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट इन अ सिमिलर मैनर। रीजन, both pressure groups and political parties attempt to influence the government policies. A is true but R is false. A is false but R is true. Both of them are true. R explains A. Both of them are true. R does not explain A. तो बताओ भैया क्या है, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? What will be the answer? देखो जब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की, तो प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए या सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज के अधिकारों की आवाज उठाते हैं ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करा जा सके। जैसे आप देखते हो फार्म यूनियंस, फार्मर्स की यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, वर्कर्स यूनियन है, रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है। क्यों है ये सब चीजें? ये इसीलिए है ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करा जा सके, कोई गलत चीज ना करी जाए, कोई गलत काम ना, सरकार कोई गलत स्टेप्स ना उठा ले। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हियर विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखो क्या है कि प्रेशर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट ऑपरेट इन अ सिमिलर मैनर, ये बिल्कुल गलत है। रीजन यहां पर बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है, प्रेशर ग्रुप्स का अपना काम है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दे डू नॉट वर्क इन अ सिमिलर मैनर। जो यहां पर हमारे प्रेशर ग्रुप्स है वो लोगों से, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे, वो लोगों से वोट नहीं मांगना चाह रहे, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, इलेक्शंस में भी जाएंगे और वोट भी मांगेंगी। सर हिस्ट्री का चैप्टर 1 करवा दो प्लीज। बेटा हिस्ट्री का चैप्टर 1 तो ऑलवेज हो गया है हमारा, ऑलरेडी हो गया है ना सतीश कुमार? बेटा डोंट डू ऑल दिस। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछते जाइएगा अपना डाउट। So, next question. Question number 21. Which of the following best explain the reason for lower representation of women in parliament across the world? देखो गाइस, जब बात आती है महिलाओं की तो हम देखते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। सिर्फ अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दो, उसमें भी नॉर्डिक कंट्रीज को अगर आप छोड़ दो, तो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आप देखोगे कि 50% तक महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वहां की पार्लियामेंट के अंदर। बट बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें, स्पेशली एशिया अफ्रीका वाले रीजन की बात करें, यहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है कंपेयर टू द विमेन्स। तो क्यों है ऐसा? विमेन रोल इन पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन मिनिमल ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर. Women tend to not vote in the elections because they have a lower literacy rate. फालतू की बात. Preference for sons has decreased the sex ratio due to which there are lesser women. Yeah, women's issues can be solved only through social change and not through legislation. तो बताइए क्या आंसर होगा? What will be the correct answer here? So कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि आंसर विल बी ए। तो देखो क्या है कि हम लोगों ने एज अ सोसाइटी, एज अ समाज क्या करा? हम लोगों ने एज अ सोसाइटी, एज अ समाज महिलाओं को समझा नहीं।
क्योंकि जब महिला की बात आती है ना बच्चा, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहूंगा कि जो महिला है वो मां दुर्गा का स्वरूप है, जो महिषासुर का वध भी कर सकती है। तो जब बात आती है यहां पर जेंडर इनइक्वालिटीज की, समाज के अंदर हम लोगों ने जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो किस तरीके से कर दिया, हम लोगों ने उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर डाला कि भैया अच्छा तुम महिला हो, तुम ये काम नहीं करोगी। क्यों भैया, क्यों नहीं करोगी? महिला सब कर सकती है। तो इसीलिए जब बात आती है यहां पर पार्लियामेंट के अंदर या कहें पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर हमें लिमिटेड क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। कह दिया जाता है कि अरे भैया महिला है, ये अच्छी नेता नहीं बन सकती। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, women's role in politics has always been minimal due to the division of labor. तो ये हो गया करेक्ट आंसर, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हम ये देखते हैं। आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे हैं, वेरी फ्यू लाइक्स आर देयर, लाइक्स करते जाओ। बिहार के मुख्यमंत्री, हाँ सर ये बात तो सही है, women also plays a very crucial role and we should not, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल हार्दिक। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेंडर रिलीजन कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल क्या है? कैंडिडेट्स नॉट डिस्क्लोजिंग द रिलीजन दे फॉलो, कैंडिडेट्स ब्राइबिंग वोटर ऑफ ऑल रिलीजन्स विद मनी फॉर देयर वोट्स, candidates bringing a religious leader to campaign in their support, candidates visiting religious sites of all religions during campaigning। तो बताओ इनमें से कम्युनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल कौन सा है? सर मैराथन कब करवा रहे हैं? मैराथन बेटा अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग, वेरी सुन, बहुत जल्दी आपको मैराथन्स भी देखने को मिलेंगी। सो द करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहां पर? तो देखो सीधी सी बात है, अगर पहला हम देखें तो पहला नॉट डिस्क्लोजिंग द रिलीजन, ये तो सही बात है। अगर वो अपना रिलीजन नहीं डिस्क्लोज कर रहा तो कम्युनल कैसे? कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है भैया। पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। सो यहां पर अगर आप देखो तो ऑप्शन ए, बी और डी कम्युनल पॉलिटिक्स हमें नहीं दिखाते, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि भैया बाबा जी को बुला लिया अपना, या किसी और को बुला लिया अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, किसी रिलीजियस लीडर को कि भैया आइए। प्रणव सर कह रहे हैं कि वो सब तो ठीक है, डिनर का क्या करना है? प्रणव सर बस अभी 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो 3 क्वेश्चंस के बाद आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। बच्चे आपको मिस कर रहे थे प्रणव सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, based on the leading producers of jute in the world, the maximum number of jute industries are likely to be located on the banks of which of the following rivers or its tributaries? तो बताइए भैया, जब हम जूट के प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो बताओ कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के वर्ल्ड में, और ये इंडस्ट्रीज कौन से रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज के किनारे बनी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, यांगजे या गंगेज? तो बताइए। गुड गुड गुड, आप में से काफी बच्चे कह रहे हैं डी, कीर्ति कह रही हैं डी, जानवी कह रही हैं डी। तो देखो सीधी सी बात है गाइस, व्हेन इट कम्स टू द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आपको इंडिया और बांग्लादेश देखने को मिलेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। और अगर आप जूट इंडस्ट्रीज को देखोगे तो जूट इंडस्ट्रीज आपको गैंगेज रिवर, गंगा रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज के किनारे देखने को मिलेगी। तो चाहे गंगा हो गया हो या वेस्ट बंगाल के अंदर हुबली बेसिन हो गया हो, वहां पर आपको जो है जूट इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गैंगेज। आदित्य क्या हो गया बेटा, काहे नेपाल नेपाल करे जा रहे हो? वहां तो वीजा भी नहीं लगता, ऐसे ही भेज देंगे बिठा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
Which of the following items are manufactured in agro based industry? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन से आइटम्स मैन्युफैक्चर होते हैं? PQRST, शूज, सूट्स, मोबाइल, कुकर या ऑइंटमेंट? PNQ, Q&R, R&S या S&T? तो बताइए भैया, बताइए भैया। शौर्य, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के ऊपर मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के देखो, बहुत ही सुंदर वीडियो है, कंसेप्ट बूस्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। आदित्य, रशिया के लिए तो वीजा चाहिए बेटा, वहां नहीं भेज पाएंगे, वहां के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, वहां नहीं भेज पाएंगे, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, बजट से बाहर है। तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं PNQ, कुछ कह रहे हैं S&T। तो देखो क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का वो मतलब है जहां पर एग्रीकल्चर से चीजें जो आ रही हैं उनका इस्तेमाल करा जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है यहां पर प्रोडक्शन के लिए। तो शूज की जब हम बात करते हैं तो शूज बनाए जाते हैं लेदर से, और लेदर आपका कहां से आएगा? एनिमल फार्मिंग से, एनिमल रेयरिंग से। तो P तो सही हो गया। दूसरा, जब हम बात करते हैं यहां पर सूट्स की, तो सूट्स यानी कि टेक्सटाइल, कपड़ा, कपड़ा किससे बनाया जाएगा? कपड़ा बनाया जाएगा कॉटन से, और कॉटन कहां से आएगा? आपका फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी P&Q। बाकी तो मोबाइल, कुकर, ऑइंटमेंट बनाने के लिए भैया बहुत सी और चीजें चाहिए, है ना। चलिए सर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बता दीजिए। बिलोंग टू हरियाणा, बेटा इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, कंसेप्ट बूस्टर में जाकर के देखो। जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन के ऊपर बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज वॉच इट। 10 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का, ज्यादा नहीं है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25, भाई वीडियो पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग लाइक्स नहीं करो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। जो भी जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है उन सबको लाइक करना होगा। तो क्वेश्चन, व्हेन अ कंट्री प्रोग्रेसेस फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग टू डेवलप, देखो पहले एक देश अंडर डेवलप था, फिर वो देश डेवलपिंग हुआ, फिर वो देश डेवलप्ड हुआ। तो द सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट पार्ट टू द नेशनल इनकम चेंजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द चेंज। तो यहां पर कह रहा है कि भैया सेक्टर्स जो है वो चेंज होते गए, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? पहले प्राइमरी से टर्शरी गए, फिर सेकेंडरी पहुंचे, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी आए, फिर टर्शरी पहुंचे, पहले टर्शरी हुआ, फिर प्राइमरी हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ, या पहले टर्शरी हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर प्राइमरी हुआ? तो बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो करेक्ट आंसर, देखो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा प्राइमरी सेक्टर से होती है, एग्रीकल्चर से, फिर प्राइमरी से कहानी पड़ती है सेकेंडरी की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है, फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप होते हैं देन जाकर के टर्शरी सेक्टर अपना डेवलप होता है, सर्विस सेक्टर डेवलप होता है। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। PST नहीं, टी क्यों, SOT क्यों होगा हार्दिक? अच्छा ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके गॉट इट। मैं पहले वाले क्वेश्चन का सोच रहा था कि आप आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो ये था लास्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा। तो देखो असर्शन, रीजनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो आज के वीडियो में आपने देखा है। असर्शन, रीजन क्वेश्चन हो गए, साथ ही साथ अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, देन आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये सब क्वेश्चन जो है आपने कहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। हर एक क्वेश्चन को हमने यहां पर सॉल्व करा, बाकी आपके जो भी डाउट्स थे उनको भी हम लोगों ने सॉल्व करा। तो किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क योर डाउट, अपना डाउट मेरे से जरूर पूछें। अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो प्लीज ज्वाइन करिए टेलीग्राम अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो।
चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीवन। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो बताओ मजा आया या नहीं आया सेशन के अंदर? और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करें, टोटल 350 क्वेश्चन है आपके बुक में, और उसमें से हमने काफी क्वेश्चंस को आज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। अगर मजा आया है इस सेशन में, चाहते हो कि और ऐसे सेशंस बनाए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेरे को बताओ। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास में इतना ही। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।